ओके, लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, और ये आपकी बात करें कि एटीसी एग्ज़ाम और एओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कन्फर्मली आपके एग्ज़ाम के अंदर में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी जान सकते हैं कि भाई कितना ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बार बार यही पूछा जाता है इसके अंदर में, डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या हमें इस टॉपिक के अंदर में पढ़ना है, और जो गेट पे आई हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे जिसके थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकालते हैं किस किस वे में हम उनको निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में उसके इंट्रोडक्शन को लेके कि क्या उसकी डेफिनेशन होती है, किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे दो तरह के हमारे पास में आएंगे, एक पार्शियल होगा और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या डिग्री होता है और क्या हमारे पास में उसके ऑर्डर होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लगभग अगर गेट के एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पर तो एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्मली मिलता है। तो यहाँ पर भी हम सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन मिलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो कैसे हम जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डेवलप करते हैं। फिर जो हमने मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कर ली है तो उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं गेट एग्जाम में या फिर एटीसी के एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके अंदर में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो भी इक्वेशंस होंगे। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनने वाली है। क्या ऑर्डर होता है, क्या डिग्री होता है, उसका भी देखेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे कि ये मेथड जो होंगे इनके अलग अलग मेथड्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो होगा वेरिएबल सेपरेबल होगा। दूसरा हमारे पास में रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू, यानी कि जो हमारे पास में वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते लेकिन उनको किसी तरह से हम रिड्यूस करके उनको इस फॉर्म में ले आएंगे ताकि हम उसको इजीली सोल्व कर लें इस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इनके थ्रू भी हम कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं, मेथड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी गो फॉर एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, रिड्यूसिबल का जब भी हमारे पास में आ जाता है तो मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, उनको पहले रिड्यूस कर लेते हैं इस फॉर्म के अंदर में ताकि हम उसको ईजिली सोल्व कर ले। जब चलेंगे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को लेकर तो और ईजी आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लीनियर की बात करता हूँ, लीनियर और या फिर उसको बर्नौली के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये तो मेरे पास में था कि जिनको मेरे को स्टडी करना है कितना, जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो मेरे पास में क्वेश्चंस बनेंगे उनको यहाँ से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। फिर अब मान लो आप लोगों को दे दिया जाए कि हायर ऑर्डर के आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाएं, तो हायर ऑर्डर को कैसे सोल्व करना है, तो उसको हमारे पास में सोल्व करने के लिए तरीके होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के थ्रू हम उसको करेंगे। CF और PI आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ में आ जाए तो उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है। फिर हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किसके केस में, ये हायर ऑर्डर के केस होंगे, वहां पर हम इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक बनेगा दैट इज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी इक्वेशंस को लेके, फिर लास्ट जो हमें पढ़ना है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी लेनी है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो हमें पूरे इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको भाई बिल्कुल भी किसी भी वीडियो को इसके अंदर में स्किप मत करना, वरना आप लोगों का 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, 2-3 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे वो आप लोग के स्किप हो जाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन को लेके। पहला पॉइंट क्या था, तो कोई भी हमारे पास में इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम केवल और केवल तब कहेंगे जब उसके पास में 3 कंपोजिशन होंगे। क्या क्या होंगे, पहला तो उसके पास में एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, दूसरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और तीसरा होगा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी कोई भी मेरे पास में इक्वेशन होगी तो हम कहेंगे कि वो मेरे पास में क्या बनी हुई है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस टेक सम एग्जांपल फॉर इट। मेरे पास में पहला एग्जांपल है भाई जिसके अंदर में मेरे को गिवन है दैट इज dy/dx 4y(x²) + 1, ये मेरे पास में गिवन है। तो सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करो कि हम डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर में आप लोगों के पास में आ रहे हैं, जैसे y है, ये फंक्शन है, ये मेरे पास में y फंक्शन है, ये तो किसी ना किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखो y मेरे पास में एक क्या मिल गया, मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया। तो आपने जो बेसिक डेफिनेशन बनाई थी इसकी, जिसके अंदर में क्या था
कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, वो वेरिएबल आप लोग को मिल गया। दूसरा क्या बोलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल था y, और डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या मिलने वाला आपको x मिलेगा, यानी कि एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। अब तीसरा आपको क्या सिचुएशन चाहिए कि वहां पर एक डेरिवेटिव हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y को x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, यानी कि y जो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई मेरे पास में क्या आ गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसकी डेफिनेशन पे जाना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे ना तो आपको पहचानना ये जरूरी हो जाएगा कि ये मेरा जो क्वेश्चन बन रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके बन रहा है या दूसरी किसी और इक्वेशन को लेकर मुझे इसको सोल्व करके देखना है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भाई मेरे पास में ये इक्वेशन बन रही होगी तो इसके अंदर में x जो होगा, ठीक है, इस केस के अंदर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मानेंगे और ये मेरे पास में जो y होगा मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर में जो इक्वेशंस गिवन है तो आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं कि मेरे पास में एक ही टर्म है, उसको आप एक बार इंडिपेंडेंट मान लो या फिर डिपेंडेंट मान लो। तो इसके अंदर में दोनों केसेस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर भी मेरे पास में x और y जो होंगे उनको हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और तीसरी जो सिचुएशन है कि वो किसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, और ये मेरे पास में u जो है वो मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास में तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तीनों का कंपोजिशन है कौन कौन से, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डर होता क्या है, देखिए जब भी आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया ना भाई तो उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर। यहां पे हम उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन गिवन है दैट इज डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स एंड 6y है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना है कि भाई जो मेरे पास में इक्वेशन गिवन है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो आप सबको पता है कि ये मेरे पास में अगर मैं लिख देता हूँ तो ये मेरे पास में सिंगल डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पर मैं इसको 2 बार कर दूँ तो यहाँ पर d के ऊपर में 2 आता है और यहाँ पर जो आप करोगे तो ये मेरे का मतलब है कि मैं इसका डबल डेरिवेटिव फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, y फंक्शन के लिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास में 2y इसका डेरिवेटिव, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर बनने वाला है दैट इज सेकंड ऑर्डर का मेरे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। अब ये ऑर्डर डिफाइन करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया था कि हम ये मेथड फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए यूज करेंगे, तो वहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि मुझे अपनी अप्रोच किस डायरेक्शन में लेके जानी है, कौन से मेथड का यूज करके मुझे अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री को लेके। तो डिग्री की जब बात करते हैं तो भाई जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव बना है ना, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव बना है उसकी जो पावर है वही हमारे पास में क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो मेरे पास में डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर वही सेम हम रिपीट करें 5 डी वाई डी एक्स और 6y इक्वल टू 0 आप लोग को दे दिया गया। तो मेरे को ये बताओ कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा था भाई इसके अंदर में, तो आप सबने आंसर दिया जिस हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है। और इसकी जो पावर है या हम बात करें पावर, इस होल के ऊपर में पावर कितनी, ये पावर की बात नहीं होती है, तो भाई इसका डेरिवेटिव है, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। जो आप लोगों ने यहाँ देखा ना डी एक्स स्क्वायर आप लोगों के पास में दिया गया है, ये इसकी पावर नहीं होती है। इस पूरे का जो हमारे पास में पावर बन के आएगा, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसकी जो होल पावर बनी हुई है ना वही हमारे पास में क्या होता है, उसकी डिग्री के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे को बताएगा कोई इसके अंदर में कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इसकी जो पावर बनी है वो 1 है, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास में क्या हो जाने वाली है, 1 हो जाने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि डिग्री जो होती है ना, कभी भी याद रखना भाई इसको, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। अगर फ्रैक्शन में बन रही है तो हमें अपने क्वेश्चंस को, हमारे अपने क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है कि वो फ्रैक्शन में हमें नहीं मिलनी चाहिए। जब इसका क्वेश्चन देखेंगे अभी तो वहाँ से इसको और क्लैरिटी आ जाएगी आपके सब टॉपिक के अंदर में, ठीक है। ये भाई गेट 2009 का क्वेश्चन आया हुआ, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ऑर्डर और डिग्री को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करें ऑर्डर को लेकर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया था, लेकिन हम इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है भाई, ऑर्डर की आप लोगों को क्या बताई थी मैंने कि जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको उठा लो। तो ये तो मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन ये तो मेरे पास में सेकंड डेरिवेटिव था, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव है तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास में जो ऑर्डर बनने वाला है वो क्या बनेगा इसका,
2 बनेगा। अगर आप लोगों से इसी क्वेश्चन के अंदर में ये पूछ लिया जाए कि भाई मेरे को इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री आप इजीली बता सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर आने वाली है वो 1 आएगी, और 1 ही हमारे पास में क्या बनने वाला है, उसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फ्रैक्शन नहीं होता है, तो उसको हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे उसको अप्रोच करेंगे। गेट 2010 का क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में पूछा गया है कि ऑर्डर और डिग्री बताओ ये आप लोग। तो आप लोगों ने देखा भाई मेरे पास में एक इक्वेशन ये गिवन है, जिसके अंदर में एक रूट का भी फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। तो डिग्री जब हम ऑर्डर निकालते हैं ना, तो ऑर्डर का इन रूट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। ऑर्डर निकालने के लिए तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो मेरे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई मेरे पास में अगर मान लो लेट अस सपोज कि ये रूट के अंदर में ऐसे दे रखा होता d4y dy x4 दे रखा, तो रूट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तब इसकी डिग्री क्या ऑर्डर क्या हो जाता भाई, तब आप देखते कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है मेरे पास में, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कौन सा है, ये तो d4 है, तो आपका जो ऑर्डर बनने वाला होता है वो 4 बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है, मेरे पास में बाहर सबसे ज़्यादा इसका जो डेरिवेटिव दिया गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया गया, उसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई 3 आ गई है। ठीक है, अब बात करें इसकी डिग्री को लेके, तो डिग्री के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि डिग्री जब भी आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर यूज करनी है। तो कुछ जब आप लोगों ने अगर ये कंसेप्ट बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ रखा होगा तो आप सीधा टिक लगा के आ जाएंगे, जी हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसका जो मेरे पास में आएगा ऑर्डर वो 1 होगा। ठीक है, यानी कि डिग्री जो होगी वो मेरे पास में 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर तो क्या है, मेरे पास में 1 है। अरे भाई मेरे, ये थोड़ा सा ये और देख लेते कि यहाँ पर इसने रूट यूज किया है। ठीक है, अगर रूट इसने यूज किया है ना, तो पहले इस रूट को हटाने की कोशिश करो आप लोग। अगर ये नहीं हटेगा ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ d3y डिवाइडेड बाई dx3, बिल्कुल, और ये 0 है तो इसके इक्वल मैं कर दूंगा, तो माइनस dy/dx, ये मेरे पास में राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब मुझे रूट हटाना है, ये मुझे रूट हटाना है, तो क्या करूँ भाई मैं इसके लिए, मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ। अब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा यहाँ से, ये मेरे पास में 16 बच जाएगा, और ये मेरे पास में रूट के अंदर में टर्म आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इधर भी तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा भाई यहाँ पर, तो आपने बताया जी हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास में ये है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो यहाँ पर पावर बनी है, जब आपने रूट हटा दिया है तो यहाँ पर बनी है मेरे पास में 2, तो यही इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास में डिग्री आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। अगर ऐसा बन रहा है केस, तो आप लोगों को पहले उसको ये रूट वगैरह जो आ रहे हैं उनको हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई, अगर अभी तक तो हमने ऑर्डर, डिग्री, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, तो अब देखते हैं कि भाई कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन दे दी जाए तो हमें कैसे उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना होता है। तो इसके कुछ स्टेप हैं, वो स्टेप आप लोग ध्यान रख लेना। पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मुलेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी फंक्शन आप लोग को दिया गया है, कोई भी आप लोग को फंक्शन दे दी गई है, कोई भी इक्वेशन आप लोग को दे दी गई है, तो सबसे पहले उसके जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हटाने की कोशिश करो। अब बात आई कि भाई उनको कैसे हटाएंगे हम लोग। जैसे मान लो मेरे पास में एक इक्वेशन यहाँ पर दे दी गई है, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेरे को दे दी गई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेरे पास में दे दी गई है। तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट मेरे पास में a है, यानी कि मैं टाइम के साथ में इनकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, जब चाहूँ इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, 1 रखूँ 2 रखूँ, तो थ्रू आउट सारी प्रोसेस के लिए मैं इसको कांस्टेंट रख के यूज कर सकता हूँ मैं, यानी कि इसकी वैल्यू मैं कंटिन्यूसली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में क्या हो गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, अब ये जो वैल्यू है सबसे पहले मुझे अपनी इक्वेशन के अंदर में इसको एलिमिनेट करना है, और ये एलिमिनेट कब होगा, एलिमिनेट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते चले जाओ, डिफरेंशिएट करते चले जाओ। कब तक करते हुए चलना है, जब तक हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव नहीं कर दें। इसका की पॉइंट एक आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर आप लोगों के पास में केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो आपको एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मेरे पास में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा था, तो इसके लिए मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना है और मैं इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2 आर्बिट्री आ गए तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एन टाइम आपके पास में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया तो आपको एन टाइम उसका डिफरेंशिएशन करके चलना है। आई होप आप लोगों को ये कैसे फॉर्मुलेट करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए अभी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बोर्ड पर पढ़ाता तो बहुत टाइम लग जाता। तो अभी मेरा मेन मोटिव है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फास्टली, जो भी हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंटेंट आप लोगों को दे दूं मैं, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए आपको बाद में टाइम मिल जाए इस चीज़ों को लेके। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसको इसीलिए यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेरे पास में पहला क्वेश्चन आया हुआ था, दैट इज y इज इक्वल टू 4ax। आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर्म करने के लिए दिया गया था। तो आपका मेन कंसेप्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में एक स्टेप आना चाहिए कि भाई मेरे पास में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया ए, मुझे सबसे पहले इसको हटा के दिखाना। ठीक है, ये हटाना है मेरे को, तो हटाने के लिए मुझे एक की पॉइंट दिया गया था कि आप इसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ। और कब तक डिफरेंशिएट करना भाई, जब तक जितने नंबर आप लोगों के पास में क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतने को आपको उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर आपने देखा इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को हमेशा ही करके चलना है। तो यहाँ पे आपने देखा ये 2y था, तो ये मेरे पास में बन गया 2y² था। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ गई। और ये तो आप लोगों ने बेसिक था भाई, सीख लिया होगा पिछले लेक्चर्स के अंदर में, dy 2y dy/dx हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है क्योंकि बता देता हूँ अगर किसी को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो, तो मेरे पास में dy है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को लेके आओ, पावर आगे आ गई है। अब बेस जो बचा है मेरे पास में, एक माइनस यहाँ करोगे तो y बच गया। अब क्या बचा मेरे पास में, बेस पर आओ, PBA एक फॉर्मूला आप लोग को दिया था ना मैं, पावर बेस और एंगल। सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं, फिर बेस को, फिर एंगल को। बेस क्या है मेरे पास में, y है, और y जो है किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये तो एज इट इज यहाँ पर बच जाने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये और इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे पास में आ गई है, तो ये x था वो यहाँ से हटेगा तो 4a आ गया मेरे पास में। आप चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के रख सकते हो, या फिर नहीं रखना चाहो तो आप इसको क्या करोगे, dy/dx को एक साइड में कर लो, 4a/2y को यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो जब आप इसको और फर्दर सोल्व करते चलेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलने वाली है, आपको =0 के बराबर पुट करना है। तो ये इधर जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास में dy/dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2 मिलने वाला है, -2y और इंटू में a आ गया। अब जो a था मेरे पास में, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई आप लोग। जो a था मेरे पास में इक्वेशन के अंदर में गिवन में, तो इक्वेशन में से आप निकालोगे y² = 4x। तो यहाँ से मेरे पास में a की वैल्यू आ गई है, तो a की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो अब मेरे को ये बताओ भाई, क्या मेरे को कहीं इस पूरी इक्वेशन के अंदर में जब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, आप इसको करके देखना भाई, पूरा सोल्व करके देखना इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, क्या मुझे इसके अंदर में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है? आंसर इज नो, कोई भी मेरे को आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में ये जो इक्वेशन बनी है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मेरे पास में एक और इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, दैट इज y = aex प्लस में be-x। ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कितने हैं मेरे पास में, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मुझे 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहली बार मैंने किया, इसको dy/dx आ गया, और ये मेरे पास में ex का जो होता है डिफरेंशिएशन, वो मेरे पास में ex ही होता है, और e की पावर -x होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ये मेरे पास में e-x होता है, यानी कि उसके जो नेगेटिव, इसको जब आप सोल्व करते हैं तो इसका साइन जो है वो आगे की तरफ में आ जाता है, तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में जब आप इसको सोल्व करेंगे, दैट विल बी, ये माइनस जो था ये आगे आ जाएगा, -be-x आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, क्या मेरे को यहाँ से कुछ निकल पा रहा है? आंसर इज नो। यहाँ से तो मैं कुछ इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं पर भी इसको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ दिख रहा है इसके अंदर में आइडिया, कि अगर मैं दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, तो दोबारा से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग को क्या मिलने वाला भाई, यहाँ पर आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो aex एज इट इज रह जाएगा। अब ये दूसरा जो मेरे पास में टर्म बना हुआ था, ये माइनस फिर आगे आएगा और इस पूरे को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और अगेन ये सेम मेरे पास में इक्वेशन रखी रह गई है। अब देखो, जो हमारे पास में इक्वेशन बनी थी, दैट इज d²y/dx²। ठीक है, ये मेरे पास में इधर आएगी, और ये पूरा आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में y है, जो मेरे पास में ओरिजिनल क्वेश्चन था वही है मेरे पास में। तो इस डायरेक्शन में आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे, दैट विल बी इक्वल टू y -y दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको ये आंसर मिलने वाला है, यानी कि आपने क्या कर लिया, इसका फॉर्मुलेट कर दिया है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए, हमने जो पढ़ा है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखा है ना, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। एक एक स्टेप को आप पढ़ते चलो, एक एक स्टेप को इंप्लीमेंट करते चलो, हर क्वेश्चन के अंदर में प्रोसीजर लगाओगे ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। और जब भी आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट उन चीज़ों को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई। अब हमारे पास में ये तो था, हमने फॉर्मुलेट कर लिया। अब आप लोगों को ये दे दिया जाए कोई इक्वेशन, जो आपकी एटीसी एग्जाम के लिए और गेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि मेरे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को दे दी गई है, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो हमने देखे नहीं थे, 4-5 हमने मेथड देखे थे कि वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे, लीनियर मेथड के थ्रू करेंगे, बर्नौली मेथड के थ्रू करेंगे। तो उन्हीं मेथड्स की यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास में मेथड निकल के आता है, याद रखना, ये जो है
मेरे पास में सिंगल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को डिग्री और ऑर्डर में अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑर्डर मेरे पास में क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि जो आप लोगों ने सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव लिया है उसका होता है, ठीक है। वो जो डिग्री है उसकी, जो ऑर्डर है उसका, वो मेरे पास में उसका ऑर्डर कहलाएगा, जो हाईएस्ट उसका डिफरेंशिएट कर रखा आप लोगों ने। और ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है, मान लो 2 लिख दिया तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे को बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर, तो सिंपल बात है कि भाई मेरे पास में जो इक्वेशन मिलने वाली है वो, उसके अंदर में डिफरेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होगा, डिफरेंशियल का जो मेरे पास में वैल्यू आएगा, जो 3 कंपोजिशन बताए थे, वो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में होगी, या फिर कोई भी ये वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है dy बाई एक्स की फॉर्म में हो, ठीक है। ये t बाई यू भी हो सकता है, या फिर ये u बाई टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उसके अंदर में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्स वाई तो हम जर्नलाइज कर रखा है, इसलिए हम एक्स वाई बार बार उसका यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेके। बड़े मजे के साथ में इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सीखते हैं, और कैसे हमें इसको सोल्व करना है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप लोगों के पास में इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है ना, वेरिएबल सेपरेट की बोल दिया जाए कि भाई आप डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करके दिखाओ, उसका सॉल्यूशन को निकाल के दिखाओ, तो क्या करना होता है इसके अंदर में। पहला जो मेथड है हमारे पास में, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। सबसे पहले हमें करना होता है कि जो भी वेरिएबल है ना, एक्स है तो एक्स के एक साइड में लिखो, मान लो एक्स है तो आप उसको एक साइड में लिखो, वाई है तो आप उसको एक साइड में लिखो। जर्नलाइज हम ये करते हैं कि y के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको हम LHS में लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो बाकी जो बच गए x के, उनको हम कहाँ लिखते हैं, हम लिखने की कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड में, उनको लिखने की कोशिश करते हैं। पहला काम आप लोग को ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। फिर क्या करना है आप लोग को कि दोनों जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को आपको इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना। चलिए मैं इसके साथ में क्वेश्चन के साथ में इसको सोल्व करते हैं और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। गेट 2009 का क्वेश्चन यहाँ पर उठाया भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में ये पूछा गया, काफ़ी कंसेप्ट इसके क्लियर होते चले जाएंगे, काफ़ी कंसेप्ट जुड़े हुए हैं एक्चुअली इसके साथ में। ये मेरे पास में इक्वेशन है, दैट इज 3y dy बाई डी एक्स प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, जब भी किसी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप लोगों को सोल्व करना है, तो y की टर्म एक साइड में और x की टर्म एक साइड में कर लो भाई। तो ये मेरे पास में x की टर्म थी, इसको यहाँ पर ले जाओ, तो ये मेरे पास में बन गया -2x बन गया। y की टर्म यहाँ पर है और ये y की टर्म यहाँ पर है, तो ये y की y टर्म यहाँ पर रह गई है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास में भाई dx और रह गया, तो इस dx को इधर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये मेरे पास में मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसके इंटीग्रेशन में चला गया। अब दूसरा स्टेप मेरे को क्या बोला गया था कि भाई अब आप लोगों को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर लिमिट तो है नहीं है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल करना पड़ेगा मेरे को। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे करेंगे सोल्व, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर में कोई वैल्यू दे दी गई, मान लो ये मेरे पास में y की पावर 1 दी गई है, इसको सोल्व करना आप लोगों को। तो इसको सोल्व करने का एक ही जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो भी आपके पास में वेरिएबल हो उसका एज इट इज लिखो, जो उसकी पावर थी उसमें एक ऐड कर दो, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा ये 2, और डिवाइडेड बाई जितनी पावर अब बन गई है ना उसको इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आपको मिल गया y² / 2 आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है भाई, 3y² / 2 बन जाएगा इसका, आप लोग को समझ आई होगी। 3 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का कोई भी इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूँ 2x - 2x dx था, तो -2x जब भी हम इस डिफरेंशिएट करते हैं तो भाई यहाँ पर एक कोफिशिएंट आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज c। इंटीग्रेशन के टाइम पे ही हमें इसको लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर इसके साथ में c जुड़ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, हमें इसका अभी कुछ आइडिया नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसको लेके, तो ये मेरे पास में क्या बनने वाला है, 2x² था, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो x जो इंटीग्रेट होगा x dx होगा, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली वो होगी x² / 2 आएगी, बिल्कुल यही आएगी वैल्यू, आप लोगों ने सोल्व करके देखा होगा इसको। तो ये मेरे पास में आ गया माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा आप राइट हैंड साइड में रखेंगे, और जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 3y² 2x² मिलेगा। ये माइनस जो था मेरे पास में इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 था, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप लोगों को 2x² मिलेगा। और कांस्टेंट के साथ में, कांस्टेंट है मेरे पास में, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है, तब भी क्या बनने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास में बनेगी। तो इसको मैं केवल एक c के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना, वो क्या पूछा गया था कि भाई इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बन के निकलने वाला है वो इलिप्स होगी, सर्किल होगी, पैराबोला होगा या फिर हाइपरबोला होगा, ठीक है। अब वो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई इलिप्स की क्या इक्वेशन होती है, सर्किल की क्या इक्वेशन होती है। तो ध्यान से देखो इसको, जब भी हम एक सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल की इक्वेशन जो होती है दैट इज x² + y² = a², ये होती है।
फिर बात करूं मैं पैराबोला की, तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है दैट इज वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax होती है, या फिर दूसरी आप ये भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay के रूप में भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों के फॉर्म में ये इक्वेशन अवेलेबल होती है। तीसरी मैं बात करूं इलिप्स को लेके, तो इलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर बाई ए और वाई स्क्वायर बाई बी इजकल टू ए, ये मेरे पास में इलिप्स की इक्वेशन होती है। और जब इनके बीच में माइनस आ जाता है ना, जब इनके बीच में माइनस आ जाता है तो आपको क्या मिलेगी, एक हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, सोल्व करते हैं। यानी कि मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये करता हूं कि भाई इनके दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे तो इधर में क्या चाहिए, वाई 1 चाहिए, इधर 1 चाहिए। ये मेरे साथ में बन नहीं सकती क्योंकि इसके ऑलरेडी क्या है, मेरे पास में 3 और 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 जुड़े हैं मेरे पास में, सर्किल मैं यूज नहीं करूंगा, पैराबोला मेरा बन नहीं सकता। इलिप्स और हाइपरबोला में हमें देखना होगा। अब हाइपरबोला होता तो इनके बीच में नेगेटिव साइन आता, तो ये भी खत्म हो गया। अगर यहाँ से भी देखना चाहो तो आप बोल सकते हैं इलिप्स बनी है। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि सी को नीचे ले आओ तो आप लोग को मिलने वाला है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बाई 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी बाई 3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी यहाँ पर आप लिखोगे सी बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लिखोगे सी बाई 3 आप लोग को मिलने वाला है। यानी कि कांस्टेंट टर्म मिलेगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में इसको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो अब ये मेरे को बताओ कि किसकी इक्वेशन बनी है भैया। ये मेरे पास में डायरेक्टली दिख रहा है कि ये मेरे पास में एक इलिप्स की इक्वेशन बनी है। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर में कितने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, इसीलिए इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को उठाया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जितना भी आप लोगों को करवाया जा रहा है ना इन लेक्चर्स के अंदर में, एटलीस्ट आप उन लेक्चर को 1 से 2 बार रिपीट कर लोगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर में क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट को लेके कि भाई कैसे मुझे अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कुछ नई चीज करी मैंने इसके अंदर में? नहीं, मैंने कोई नई चीज नहीं करी है। जो स्टेप मैंने पहले आपको बताए थे कि भाई मुझे पहले सेपरेट करना है, फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करना है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं सी की, मतलब एक्स और वाई की, तो वहां से मैं कांस्टेंट टर्म को निकालने की कोशिश करूंगा। अभी मैं कांस्टेंट टर्म की कोई भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं करी है, अब अगले क्वेश्चन के अंदर में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है, गेट 2018 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में बोला गया है कि वाई इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे कोई भी वाई जो है इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जिसके अंदर में दिया गया है वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स है और एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये लगाओ भाई, क्या ये मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पास में डेरिवेटिव बना है हाईएस्ट भी 1 है। ठीक है, और इसका जो पावर की बात करें तो वो भी मेरे पास में क्या है, 1 है। तो ये मेरे पास में ऑर्डर भी 1 है उसका और डिग्री भी 1 है, देन आई कैन से दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन। ठीक है, वहां से हम इसको सोल्व करेंगे। फिर मेरे को एक वैल्यू दे दी गई है y इक्वल टू 0, y 0 पर जो मेरे पास में 1 वैल्यू, y की जो वैल्यू है, जब x की वैल्यू मेरे पास में 0 रख दी जाती है तो उस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास में 1 निकल के आनी है। तो इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर में कि y इक्वल टू -1 को निकाल के बताओ। तो दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि यार मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो वो y की फॉर्म में निकलेगा। अगर मैं इस y की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गया तो जहां जहां मेरे पास में x की वैल्यू गिवन है वहां पर मैं उसकी वैल्यू 1 रखूंगा, -1 रखूंगा, मेरे को इजीली आंसर मिल जाना है। तो कंफर्म है कि भाई मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फाइंड कर लिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। चलो अब करते हैं इसको शुरुआत। तो इसके अंदर में शुरुआत में आप लोग को क्या करने के लिए बोला गया था कि x और y के जो वेरिएबल्स हैं उनको भाई सेपरेट कर लो। x और y जो भी हमारे पास में उनको सेपरेट किया, तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पास में y क्यूब और dy यहाँ रह गया, और ये x क्यूब था ये हमारे पास में राइट हैंड साइड में चला गया, विद माइनस साइन चला गया ये। ठीक है, माइनस साइन चला गया तो आप लोग को क्या मिलने वाला है, dx जो था वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज dx, और प्लस में c एक कांस्टेंट। मैंने बताया कि जब भी हम इंटीग्रेशन का एक साइन दे देते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करो भाई, अभी बताया मैंने, जो पावर थी उसमें एक ऐड ऑन करो और जो आप सम होके आया उसको आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो। उसी तरह से यहाँ पर आप करोगे तो मेरे पास में x 4/4 आ गया और मेरे पास में कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ गई है। अब देखो इनिशियल जो कंडीशन दी गई है ना उसका कहाँ पर हमें यूज करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और सोल्व आउट कर लो इसको। तो ये मेरे पास में हो जाएगा y 4/4 और x 4/4, ये मेरे पास में माइनस था इस साइड में आएगा, प्लस बन जाएगा ये। ठीक है, अब इनिशियल जो कंडीशंस आप लोगों को दी गई थी, क्या क्या दी गई है, x की वैल्यू कितनी दी गई थी, x की वैल्यू आप लोग को दी गई थी कि भाई मेरे पास में जो फंक्शन बनने वाला है अगर उसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा देन आई विल गेट y इक्वल टू 1। तो भाई इसके अंदर में पुट करके देखो, आप लोग x की वैल्यू को 0 पुट करो, यहाँ पर 0 पुट करो और y की वैल्यू को 1 पुट करो, तो यू विल गेट द आंसर c इक्वल टू 1/4 आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, ये आप लोग को मिल जाएगा c इक्वल टू 1/4।
ठीक है। अब इसके अंदर में जो फाइनल हमारे पास में रिजल्ट बनने वाला है, अब यहाँ पर c की वैल्यू का पुट कर देंगे 1/4 को। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था ना उसके अंदर में ये कहा गया था कि भाई y को निकालना है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन रही है, ये तो y की पावर 4 में बन गई है। तो कोई इशू नहीं इस चीज को लेके, यहाँ पर मैं इसको करूंगा 1 - x4 हो जाएगा भाई, ये x इस साइड में चला जाएगा, और जब इसका रूट खुलेगा ये 1/4 है तो ये 1/4 पावर यहाँ पर चली जाएगी इसके पास में। कोई दिक्कत आई आप लोगों को? नहीं आई। फिर इसने इसके अंदर में बोला था कि जो हमें फाइनल निकालने के लिए बोला गया था कि y की पावर -1 निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -1 रखनी है। इसके अंदर में रखो भाई -1, तो आप लोग को मिलने वाला आंसर 1 - 1 और इसकी पावर 1/4 दैट इज 0। तो आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्या कुछ नया किया है इस क्वेश्चन के अंदर में? नहीं, हम अपने कंसेप्ट को पकड़ के चले और कंसेप्ट को पकड़ते पकड़ते हमने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। गेट 2018 का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर में बोला गया है देख सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस में y = 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी यानी कि y की जो इक्वेशन बनेगी वो किसके इक्वल रहेगी। तो देखो सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले बताओ जल्दी से। बिल्कुल x के एक तरफ में करो और y के एक तरफ में कर लो। तो यहाँ से आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि x dy यहाँ पर मेरे पास में बचेगा और y के साथ में dx मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल जाएगा, तो मेरे पास में ये माइनस का साइन बनकर आ जाएगा, -dy/dx हो जाएगा। लेकिन ये dx है और ये y है, यहाँ dy है और यहाँ पर x है, तो हम कोशिश करेंगे कि y के टर्म को एक साइड कर लें और x के टर्म को एक साइड कर लें। तो ये जो y था इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x था इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है ना, ये तो कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है भाई आप लोग के लिए। और क्योंकि ये मेरे पास में ऐसा दिख रहा होगा कि एक log का ये हमारे पास में फंक्शन बनेगा, तो हम इसके साथ में कांस्टेंट जोड़ देते हैं ln c के नाम से। ठीक है, log का जब हमारे पास में आता है, क्योंकि जब भी आप किसी का, जैसे ये मेरे पास में 1/x dx है, इसका जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द आंसर log x के नाम से आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में होगा उसके log के अंदर में चला जाता है। तो यहाँ से देखो जो मेरे पास में ये पहली वैल्यू है क्या बनने वाली है, log ln y बनने वाली है। दूसरे की बात करूं तो ये -ln x बनने वाला है क्योंकि x की फॉर्म में है। और तीसरा मेरे पास में क्या बनने वाला है, ln c के रूप में यहाँ पर बनने वाला है, log c। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर ले आओ भाई, आपको इसको जो मेरे पास में माइनस टर्म थी उसको इस डायरेक्शन में ले आओगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास ln y प्लस में ln x बनेगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ln x प्लस में ln y, यानी कि दोनों जब सम आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों टर्म क्या मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये जो x है और ये दोनों क्या है, ये मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अगर इनके बीच में माइनस साइन आ जाता तो ln x और माइनस में ln y होता, तो आप कहते कि ये डिवाइड है, यानी कि x/y है। बेसिक हमारे पास में log का ये जो फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, ज़्यादा इतनी डेप्थ में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं इसके अंदर में। ठीक है, अब देखो तो ये मेरे पास में क्या बनने वाला है भाई, मेरे पास में xy बनने वाला है और ये मेरे पास में जब हटेगा ln यहाँ पर लगेगा तो मेरे पास में ये जो बनने वाला कांस्टेंट वो c के बराबर में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं xy = c, क्योंकि ये भी तो एक मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू देगा भाई। अब इनिशियल कंडीशन उसने क्या दी थी, इनिशियल कंडीशन उसने ये दी है कि लाइन जो है, जो लाइन हमारे पास में आएगी वो पॉइंट 1 और 1 से पास होके जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में गिवन है ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू 1 रखो, तो आप लोग को c क्या मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू c = 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में मिल गई है, दैट इज इक्वल टू x = c, और ये मेरे पास में 1 आ गया। तो आप लिख सकते हैं y = x की पावर -1, आप लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों ने देखी। इसके अंदर में सही टिक कौन सा होगा मेरे पास में, x की पावर -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो हमारे पास में सिंगल ऑर्डर की गिवन है उनको कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट ये ESC जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसके अंदर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हमने इंटीग्रल जो पढ़ा था उसको लेते हुए यहाँ पर हमें सोल्व करके देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर में दिया गया है मेरे पास में फंक्शन है मेरे पास y √1 - x² dy प्लस में x 1 - y² dx = 0 के बराबर में दिया गया है। तो पहला काम सबसे पहले क्या करना है भाई, आप लोग को डिफरेंशिएट जो भी हमारे पास में x के एक साइड में y के एक साइड में कर लो भाई। ठीक है, फटाफट आप लोग करेंगे, इसके अंदर में आप लोग को ये रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर प्लस में c जब इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे स्टेप पे आ गया हूँ मैं, जब इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पर मेरे साथ में c जुड़ने वाला है। चलो बहुत अच्छी बात हुई भाई, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा था। अब मेरे को ये बताओ इसको सोल्व कैसे करोगे आप लोग, ये मेरे पास में सोल्व कैसे करोगे। अगर ये सोल्व करना नहीं आ रहा है तो आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे, अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ में डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में जानकारी ली थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है जो कि रूट में लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में, ये मेरे पास में फंक्शन है जो कि रूट में लिखा हुआ है और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है f'(x),
तो इसका जो आंसर आने वाला है ना डायरेक्टली, वो आप लिख सकते हैं 2√f(x). डायरेक्टली आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि ये आप लोग को फाइनल आंसर आ सकता है इसके अंदर में। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करूँगा भाई। यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि भाई जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, जो इसके डिनोमिनेटर में है उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनने वाला है -2y, लेकिन ऊपर मेरे को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मेरे पास में लिखा हुआ है वो तो y लिखा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके साथ में -2 मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 डिवाइड कर दूँ मैं, तब भी तो मेरे को आंसर वही मिलने वाला है। ये 2 तो अंदर चला जाएगा, -2, यानी कि ये पूरा एक फैक्टर बन जाएगा मेरे पास में। उसी तरह से यहाँ पर मैं बात करूँ, जब मैं इस x² को डिफरेंशिएट करूँगा तो x² को डिफरेंशिएट करने के बाद में इंटरनल का जो है वो बनने वाला -2x बनने वाला है मेरे पास में। लेकिन ऊपर तो मेरे पास में क्या गिवन है, ये मेरे पास में -x dx गिवन है। भाई यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर में मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में यह माइनस गिवन नहीं था, लेकिन इसके अंदर में मेरे को ऑलरेडी माइनस गिवन है। तो मैं केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये मेरे पास में जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज 1/2 - 2 dy/d, ये मेरे पास में बन जाएगा। और माइनस साइन इसका नीचे और लगेगा ना भाई, ये माइनस से आपने -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड भी तो करेंगे इसको, तो यह -2 मेरे साथ में लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स सारा चल रहा है यहाँ पर। जो अलजेब्रा है, जोड़ घटा गुणा भाग, वो सब यहाँ पर चल रहे हैं भाई, उससे फालतू कुछ यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ मैं। तो अब आप लोगों देखेंगे इसके अंदर में जो आपको फंक्शन बनने वाले हैं, वो फंक्शन जो बनेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई मेरे पास में ये सारी वैल्यूज एज इट इज वही आ गई हैं जो हमें ये चाहिए था कि उसका जो डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो वैल्यू है मेरे पास में उसका फंक्शन वो नीचे लिखा गया है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर की साइड में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल हमने उसी फॉर्मेट में लिया है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको -1/2, तो भाई इसका बाहर कॉमन आ रहा था, -1/2 तो बाहर आ गया था, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही ट्वाइस ऑफ रूट fx। तो ट्वाइस ऑफ fx मेरे पास में क्या है, -1 - y² है, ये यहाँ पर हो गया। उसी तरह से इस डायरेक्शन में आ जाओ भाई, यहाँ पर आप आ जाओ, तो 1/2 तो मेरे जो मल्टीप्लाई किया था मैंने 2/2 से, वो वाला फैक्टर आ गया, और अंदर में क्या बच गया इसके पास में 2, और फंक्शन मेरे पास में क्या था 1 - x², तो 1 - x² यहाँ पर आ गया, प्लस में c, यहाँ पर c आ गया। तो आप लोगों के पास में जो आंसर बनने वाला है, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जब आप इस साइड में लेके आओगे तो माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 - y² प्लस में 1 - x² इक्वल टू c। ये आप लोगों का भाई फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। ये भाई क्वेश्चन आप लोग ना अगर समझ में नहीं आया ना तो इसको एक बार अपने हाथ से ट्राई करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या था ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इस फॉर्मूले का यहाँ पर, इस शॉर्ट ट्रिक का आप लोग को यहाँ पर यूज़ करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ मैं, अगर मेरे पास में मान लो कि रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं आए हैं, ठीक है, रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं आया है कि ना, सॉरी, मेरे पास में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन है 4x प्लस में y प्लस में 1। जब इस स्क्वायर को आप लोग खोलेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू आ जाएगी 8xy की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि इस केस के अंदर में मैं इनको सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे केसेस के अंदर में हमें क्या करना होगा, तो ऐसे केस के अंदर में हमें सब्सटीट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन का। तो सब्सटीट्यूशन आप लोग जब करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन आप करके देखेंगे ना किसको हमें सब्सटीट्यूट करके देखना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस वैल्यू को जो मेरे पास में 4x प्लस में y प्लस में 1 है, जिसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता, उसको मैं उस रिड्यूसिबल फॉर्म में ले आऊँ वेरिएबल सेपरेबल की। तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे z से। तो आप लोग भाई यहाँ पे z से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू 4x प्लस में y इक्वल टू 1 इक्वल टू z। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप लोग, आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट 4 प्लस में dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। तो आप dy/dx जो है आपके क्वेश्चन के अंदर में, उसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू dz/dx माइनस में 4 लिख सकते हैं भाई। को रॉकेट साइंस इसके अंदर में यूज नहीं करी है मैंने सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन किया है इस वैल्यू का जो z मेरे पास में गिवन है। ओके, अब आप लोग को क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट करते चले जाओ अपने क्वेश्चन के अंदर में। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे dy/dx की जगह पे dz/dx माइनस में 4 हो गया, और जो ये आपको मिला था इस सब्सटीट्यूशन की जगह क्या यूज करना है, z करना है, तो z² आप लोग को मिल गई है। ठीक है, अब आप लोग को वेरिएबल किस किस फॉर्म में आ गए, z और x की फॉर्म में आ गए, तो z को एक तरफ कर लो और y जो भी हमारे पास में x की टर्म है उनको एक तरफ में कर लो। बिल्कुल कर सकते हैं उसको। तो dz/dx आप लोगों ने यहाँ पे रखा, तो खाली ये मेरे पास में बच गया, और z² प्लस में 4 इस डायरेक्शन में चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोला गया था भाई, सेपरेट तो आप लोगों ने कर लिया, z के एक साइड में कर लिए और जो आपके पास में डिफरेंशियल था उनको एक तरफ में कर लिया। तो ये मेरे पास में नेक्स्ट स्टेप के अंदर में dz वाला
जेड स्क्वायर बाई 4 इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर में, जेड वाली टर्म मेरे पास में आ गई है, और dx था वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा मेरे पास में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का सबसे पहले तरीका आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट जुड़ जाएगा, सी इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब ये देखो, अगर आपने डिफरेंशियल जो मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाया था वहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली थी कि अगर मुझे कुछ ऐसी फॉर्म दिख जाए, कुछ इस तरह की फॉर्म मेरे को दिख जाती है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स का फॉर्मेट मेरे को दिख जाए, डी एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेड हो सकता है, तो इसका जो लिखने का तरीका हो दैट इज 1/a, यानी कि ये जो कांस्टेंट है उसको 1/a कर दो आप लोग, और tan इनवर्स x/a के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी है ये बेसिक एक फॉर्मूला भी आप इसको याद रख सकते हैं, बार बार आपके क्वेश्चन के अंदर में ये यूज होने वाला है। ओके, तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास में a की वैल्यू क्या है, दैट इज ये मेरे पास में आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या बनने वाली है, a की वैल्यू मेरे पास में 2 बनने वाली है, तो आई हैव पुट डाउन 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो x दूसरा मेरे पास में जो वेरिएबल चल रहा है दैट इज z, और नीचे क्या लिखना आपको 2 लिख देना, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख दिया, ये मेरे पास में वैल्यू बन गई है, और इधर से आप जब इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट x प्लस c आप लोग को मिल गया। अब अगला स्टेप आप लोग को क्या करना है, इसके अंदर में जो भी आप लोगों ने सब्सटीट्यूट किया था जिसकी वैल्यू को, जो z आप लोगों ने माना था वो z की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देनी है, और आप लोग को यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बात करते हैं। गेट 2017 का क्वेश्चन आया भाई, जिसके अंदर में बोला गया है कि भाई आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस में y माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर है। तो सीधा दिख रहा है कि भाई इसके अंदर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, लेकिन मैं इसके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं। तो वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो कोई इशू नहीं, आपको क्या करना है, उसको सब्सटीट्यूट कर देना है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। जब इसको करेंगे आप तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए ही हमें इस dy बाई डी एक्स को हटा सकते हैं उसके बाद ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1 प्लस में dy बाई डी एक्स इंटू में डी जेड बाई डी एक्स। तो dy बाई डी जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी जेड डी एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को dy बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पर जो थी इसकी वैल्यू के पुट कर दो डी जेड बाई डी एक्स माइनस में 1, और ये जो था इसको पूरे जो आपने मान रखा था जेड स्क्वायर मान रखा था, अब बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन बन गया। आप इसको सोल्व करेंगे, आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा भाई, ठीक है। आप इसको कोशिश करना सोल्व करने की, नहीं आता तो ये आप लोगों को सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर में आपके लगभग गेट के अंदर में तो हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ये मेरे पास में आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसका मेथड यूज करके हम कैसे किसी फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है या फर्स्ट डिग्री का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, इसके स्टेप्स जो है ना वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। तो पहला जो मेरे पास में स्टेप आता है वो मेरे पास में गिवन है कि जो भी मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले तो आप इस फॉर्म में लिखो dy बाई डी एक्स पी वाई और q की फॉर्म के अंदर में, जिसके अंदर में जो p और q है मेरे पास में वो फंक्शन है किसके, x के। पहली चीज तो ये होनी चाहिए उसके अंदर में। दूसरा जो मेरे पास में इसका स्टेप है वो मेरे को क्या ध्यान रखना है कि ये तो आप लोगों को पता लग गया कि भाई p और q यहाँ पर जो जुड़े होंगे y के साथ में होगा, और यहाँ पर जो मेरे पास में राइट हैंड साइड में होगा उसको हम q के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों किसके फंक्शन होने चाहिए, fx के फंक्शन होने चाहिए। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का सीधा तरीका होता है कि मेरे पास में e की पावर लिखो एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखो, और जो मैंने p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी है ना, जो p का मेरे पास में फैक्टर बना होगा वहाँ पे उसको आप इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, या फिर जो भी आप लोगों के पास में जिसके रिस्पेक्ट में, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लोगों को गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर में, वो t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने वाला है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही इसका एक की पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास में फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, फोर्थ स्टेप तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, पीछे जो करते आए हैं वो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले y लिखना है, यानी कि जिस भी डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आप लोगों को यहाँ लिखना है। फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ना, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना भाई। ये पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद में क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है q, जो आप लोग यहाँ पर q की वैल्यू निकालेंगे ना, यहाँ पर जो q की वैल्यू निकल के आने वाली है मेरे पास में, इस q के साथ में आप उसको रखेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। पीछे क्या किया मैंने, y के साथ में मल्टीप्लाई किया ना,
यहाँ पर मैं जो मेरे पास में Q की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी वो मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है और उसको विद रिस्पेक्ट टू dx आपको इंटीग्रेट कर देना है, और प्लस में कांस्टेंट तो हमेशा इसके साथ में जुड़ेगा। गेट 2017 में थोड़ा सा इसके अंदर में एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग से खेला और उन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पर जो फंक्शंस दिए गए थे ना वो भी Q की फॉर्म में दे दिए थे। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर में बेसिक यहीं तक आप लोगों को मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसको लेकर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड को लेकर, वो आप लोगों को मैंने बता दी है। किस तरह से आपको वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू पढ़ना होता है और किस तरह से आप उसको रिड्यूस करके पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी हैं। अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल 6 से 7 जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास में बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो क्लास बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई वो, ठीक है ना। तो आप इनको भाई रिवाइज कीजिएगा, जो आप लोगों को क्लास अभी मिलेगी, क्लास के बाद में नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप इनको देखिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा बेस तैयार करके आगे की तरफ में मूव करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।